afternoon, students. Is my voice audible? Please confirm. कोई भी बच्चा chat box में please confirm कर दीजिए that I'm audible or not. ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, आप लोग 26 स्टूडेंट्स हैं ना इस ग्रुप में? 26 स्टूडेंट्स हैं। 29 स्टूडेंट्स हैं। क्लास चल रही है। तरुण, विकास, वैष्णवी, कोई भी एक बच्चा प्लीज कंफर्म कर दीजिए कि आप लोग 26 स्टूडेंट्स ने, क्योंकि मेरा गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया है तो आई जस्ट वांट टू नो कि मतलब कोई मिसिंग तो नहीं। 29 स्टूडेंट्स हैं मैम। आप लोग आपस में इन्फॉर्म करके कोड शेयर कर दीजिएगा। ओके, आई विल वेट फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स और सब स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, उसके बाद फिर आई विल स्टार्ट विद द क्लास। ओके, कल जैसा कि आप सब ने, जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया होगा, उनको पता होगा कि इंट्रोडक्शन का क्लास हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था। तो आज हम अब देखते हैं उसके आगे। आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन। Is my screen visible? I have shared my PPT. Is it visible to everybody? Yes, ma'am. कोई भी एक please just confirm it that the PPT is visible or not, so that I can proceed. I have started screen sharing. Is the PPT visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's visible. विकास, विनय, स्वप्निल, कोई भी एक बच्चा बता दो बेटा कि पीपीटी दिख रही है आपको, तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूं। स्वाति? यस मैम। visible है। Okay, okay, my PPT is visible. Okay, let's start. Okay, तो जैसा कल इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था कि हम माइक्रो प्रोसेसर को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर योर मेन एम इज कोडिंग, डिजाइनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एवरीथिंग। तो आप आगे चल के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को डिजाइन कर सकें, उनकी कोडिंग कर सकें, उनकी प्रोग्रामिंग कर सकें, उनके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। अब जितने भी सिस्टम्स आजकल जिन पे हम वर्क करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, एप्पल का मैकबुक हो, कुछ भी हो, तो आपके सेल फोन हो, आपके घर में लगा एसी मशीन, कुछ भी हो, या तो माइक्रो प्रोसेसर होता है या माइक्रो कंट्रोलर होता है, which is a form of microprocessor only, ठीक है, improvement upon microprocessor। तो हमारे सारे डिवाइसेस जिनमें भी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होती है, वो सब क्या होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है हमारा? जब हम अपने किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक सिंगल आईसी चिप पे डिजाइन करते हैं, तो उस सीपीयू को ही हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, राइट? तो मैंने जैसा कल आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? सिस्टम का सीपीयू होता है, राइट? बट उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हमारा माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि मल्टीपर्पज होता है, यानी ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई एक माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन किया तो सिर्फ एडिशन के लिए किया होगा, या मल्टीप्लिकेशन के लिए किया होगा, या डिवीजन के लिए किया होगा। वो आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी करेगा, वो लॉजिकल ऑपरेशंस भी करेगा, ब्रांचिंग के ऑपरेशंस भी करेगा, मशीन कंट्रोल ऑपरेशंस भी करेगा, राइट? तो इसलिए एक मल्टीपर्पज डिवाइस होता है, सिंगल पर्पज के लिए नहीं बनाया जाता है। इसको क्लॉक ड्रिवन डिवाइस होता है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, आप अगर कोई भी मशीन से लाते हैं, या आपने अगर अपने किसी रिमोट से एसी का स्विच ऑन किया है, तो वो कुछ टाइम लेता है, राइट? आपने बटन प्रेस किया, उसके बाद वो वायरलेसली वो सिग्नल पहुंचा आपके एसी तक, तो उसमें टर्न ऑन होने में कुछ टाइम लिया।
बट इन सारी चीजों का आपस में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, राइट? और रियल टाइम में इनको वर्क करना चाहिए। तो रियल टाइम सिस्टम्स एम्बेडेड बेस्ड होते हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। बट मेनली क्या होता है, ये सारे सिस्टम्स माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, क्योंकि ये सारे आपस में सिंक्रोनाइज होने चाहिए। आपके माइक्रो प्रोसेसर को पता होना चाहिए कि आपने जब बटन दबाया उसकी कितनी देर बाद उसको ये प्रोसेस इनिशिएट करना है कि आपका एसी ऑन हो, या कोई भी डिवाइस या आपका माइक्रो प्रोसेसर कब अपने किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करे। तो इसलिए हमारे माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, क्लॉक ड्रिवन डिवाइस, रजिस्टर बेस्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, माइक्रो प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर सिस्टम का क्या होता है, सीपीयू, यानी इट इज डूइंग प्रोसेसिंग, राइट? तो अब प्रोसेसिंग कर रहा होगा तो ऑब्वियसली आपने उसमें कोई ना कोई डेटा एंटर किया होगा, राइट? न्यूमेरिक डेटा एंटर किया होगा, या अगर आप अपने लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, कोई इमेज स्टोर कर रहे हैं, कोई सॉन्ग स्टोर कर रहे हैं, कोई वीडियो स्टोर कर रहे हैं, कुछ भी आप इनपुट दे रहे हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं तो प्रोसेसिंग के वक्त जाके स्टोर होना चाहिए। तो जब हमारा सिस्टम हमारे प्रोग्राम को प्रोसेस कर रहा होता है रिजल्ट देने से पहले, तो हमारा सारा डेटा कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है, और उन स्टोरेज डिवाइसेस या उन स्टोरेज एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर। ओके, ये हमारे फ्लिप फ्लॉप्स या लैचेस होते हैं, हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं आगे जब हम देखेंगे। उसके बाद डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, आईसीज आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा क्या होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर नथिंग बट जब हम बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक सिंगल चिप पे डिजाइन करते हैं, और ये क्योंकि एक डिजिटल सिस्टम होता है, डिजिटल सिस्टम क्या, 0 और 1 बाइनरी पे वर्क करता है, राइट? हम जब अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को सिस्टम में स्टोर करते हैं, आप चाहे कोई इमेज स्टोर कर रहे हो, चाहे कोई वीडियो स्टोर कर रहे हो, चाहे कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आप डिजिटली स्टोर कर रहे हैं, तो वो इमेज के फॉर्म में आपका लैपटॉप या आपका फोन उसको स्टोर नहीं करता, वो हमेशा उसको डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है, जीरोस और वन, राइट? इसीलिए पिक्सेल्स के फॉर्म में स्टोर करता है। पिक्सेल्स के फॉर्म में उसको स्टोर कैसे कराया जाता है, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में, ठीक है? तो इसीलिए हमारा एक डिजिटल डिवाइस होता है। ओके, और ये डिजिटल डिवाइस क्या करता है, बाइनरी डेटा को लेता है इनपुट डिवाइसेस से, और हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, जो प्रोग्राम आपने अपने सिस्टम की मेमोरी में स्टोर किया होगा, हमने मतलब प्रोग्रामर या डेवलपर ने जो भी प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर किया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके इनपुट को प्रोसेस करता है और आपका डिजायर्ड फॉर्मेट में आउटपुट देता है, राइट? अब इसमें एक मेन चीज ये है कि आप और हम जो भी इंस्ट्रक्शंस टाइप करते हैं, हम उनको कौन सी लैंग्वेज में करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस में। आपने अभी तक पढ़ा होगा, आपने सी पढ़ी होगी, सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने जावा पढ़ा होगा, तो ये सारी क्या होती है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है, राइट? बट हमारे प्रोसेसर को या हमारे कंप्यूटर को ये सारी लैंग्वेजेस नहीं आती। वो अभी मैंने आपको बताया कि वो तो एक डिजिटल डिवाइस है, तो वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज, यानी 0 और 1। तो कुछ ना कुछ हमारे सिस्टम में होता होगा जो कि हमारे प्रोग्राम को बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करता है, राइट? तो ये क्या होता है, ये एक टूल होता है, ठीक है? जैसे आप अभी आगे चलेंगे, हम 8085 और 8086 की जब बात करेंगे, तो उस टूल या प्रोग्राम को हम कहते हैं असेंबलर। उसका काम क्या होता है, 8085 में हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो असेंबली लैंग्वेज में करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज भी नहीं होगी वो, और मशीन लेवल लैंग्वेज भी नहीं होगी। एक मीडियम लेवल लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज, जो इंग्लिश लाइक ही होती है, बट हाई लेवल लैंग्वेजेस जितनी एडवांस नहीं होती है। ओके, तो हमारा असेंबलर क्या करता है, हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चल पाए कि उन इंस्ट्रक्शंस में एक्चुअली लिखा क्या है। क्योंकि अगर आप लिखते हो ऐड ए कॉमा बी, तो माइक्रो प्रोसेसर को ये नहीं पता कि ऐड ए कॉमा बी का मतलब क्या होता है, उसको तो 0 और 1 समझ में आता है। हमारा असेंबलर क्या करेगा, ऐड ए कॉमा बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एक बाइनरी पैटर्न जनरेट करेगा, जिससे कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि उसको ए और बी की वैल्यू को ऐड करना है, और फिर रिजल्ट कहाँ स्टोर करना है या कैसे डिस्प्ले करना है वो आपने अपने प्रोग्राम में बताया होगा, राइट? ओके, अब आप देखिए, हमारे माइक्रो प्रोसेसर में मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, पहला होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सेकंड इज रजिस्टर एरे या एन एरे ऑफ रजिस्टर्स, एंड थर्ड इज टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। सो आपसे अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज अ माइक्रो प्रोसेसर, तो आप ये डेफिनेशन देंगे, ये एक मल्टीपर्पज क्लॉक ड्रिवन रजिस्टर बेस्ड डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो कि हमारा बाइनरी डेटा लेता है
और उसको प्रोसेस करता है हमारी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग और एक डिजायर्ड फॉर्मेट में आउटपुट देता है, राइट। उसके बाद आप आगे लिखेंगे कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर मेनली 3 सेगमेंट्स से बनता है या 3 कंपोनेंट्स को कंप्राइज करता है, जो कि ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, अब ये 3 कंपोनेंट्स क्या करते हैं वो देखते हैं। ओके, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है, एज द नेम सजेस्ट, आपके जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होंगे, बी इट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, वो सारे कहाँ होंगे, हमारी अरिथमेटिक यूनिट में। ओके, और अभी जब हम आगे 8085 और 8086 देखेंगे डिटेल में, तब हम देखेंगे कि हमारा एक रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर। ओके, स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर, वहां जाके सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस का रिजल्ट स्टोर होता है। और भी रजिस्टर्स होते हैं जिनके नाम डिटेल्स में हम आगे देखेंगे, वहां पे भी डेटा स्टोर होता है, बट हमेशा रिजल्ट अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट का कहाँ जाके स्टोर होगा, नाम याद रखना है, एक रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर। ठीक, तो ये हो गई हमारी अरिथमेटिक। अब लॉजिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, एंड और एक्सऑर, ऐसे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो भी किस यूनिट की हेल्प से होते हैं, एएलयू की हेल्प से, राइट। ओके, अब ये कंपोनेंट क्या हुआ, रजिस्टर एरे। ठीक है, आपके पास देखिए कोई भी कंप्यूटर होगा तो उसमें आपके पास 2 मेमोरीज होंगी। ठीक है, एक तो आपकी प्रोग्राम मेमोरी होगी, ठीक है, जो मेन मेमोरी होगी, जो कि आपकी रॉम होती है, जहाँ पे जो भी डेवलपर या प्रोग्रामर होगा उसने अपना प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन टाइप किए होंगे, राइट। तो दैट मेमोरी इज डिफरेंट। ओके, बट आप जो भी अपना इनपुट दे रहे हो, जो भी आपका रिजल्ट प्रोसेस हो रहा है, वो भी तो कहीं स्टोर होना चाहिए ना, तो दैट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन मेमोरी होगी बट इन रजिस्टर। ओके, तो ये एरे ऑफ रजिस्टर क्या करता है, हमारा जो भी हम इनपुट वैल्यूज दे रहे हैं, हमारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के इंटरमीडिएट स्टेप्स में जो भी वैल्यूज जनरेट हो रही हैं, हमारा जो भी आउटपुट रिजल्ट है वो इन रजिस्टर्स में जाके स्टोर होता है, राइट। तो एक सिंगल रजिस्टर से तो काम नहीं चल सकता, एक एरे ऑफ रजिस्टर्स चाहिए होगा, राइट। तो ये वही रजिस्टर एरे होता है। अब आती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो देखो कोई भी सिस्टम अगर हम डिजाइन करते हैं, तो जब तक हम उसमें सिंक्रोनाइजेशन ना अचीव कर लें कि सारे सेगमेंट्स आपस में जब कम्युनिकेट करने हैं, तो अगर हम उनमें आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं रखेंगे, तो मान लो जब हमारे सीपीयू को इनपुट डेटा चाहिए वो नहीं पहुंचा उस तक, फिर जब हमारे सीपीयू को या माइक्रो प्रोसेसर को आउटपुट देना है आउटपुट डिवाइस तक, तब तक आउटपुट डिवाइस और माइक्रो प्रोसेसर में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। तो अगर ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो कोई भी सिस्टम कभी भी टाइमली वर्क नहीं कर सकता। इसलिए टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेशन में ही लिखा है कि माइक्रो प्रोसेसर एक क्लॉक ड्रिवन डिवाइस है। तो अगर आप क्लॉक ही नहीं दोगे, टाइमिंग सिग्नल ही नहीं दोगे, तो कोई भी प्रोसेस जो है हमारा स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक सीक्वेंशियल डिवाइस है। हम जो भी प्रोग्राम्स देते हैं, सपोज उसमें 10 स्टेप्स थे, राइट, 10 इंस्ट्रक्शंस, तो आपका माइक्रो प्रोसेसर पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, राइट। और हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए वो 3 स्टेप्स फॉलो करता है। अभी हम आगे देखेंगे, तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसको कितनी देर के लिए हर स्टेप को करना है। तो इन सब चीजों के लिए टाइमिंग सिग्नल रिक्वायर्ड होगा। इसीलिए टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। सो हमने अभी तक क्या देखा, what is a microprocessor, right, what are the different components of a microprocessor, और उनकी डिटेल्स देखी। जो मैंने चीजें अभी आपको बताई वो मैंने यहाँ लाइन में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, व्हेन आई शेयर द पीपीटी, आप इसको पढ़ सकते हैं। किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगा तो यू कैन आस्क मी व्हेनेवर यू वांट। ओके, अच्छा एक और चीज बोली थी मुझे, अगर क्लास के बीच में कभी ऐसा हो कि मेरी पीपीटी दिखनी बंद हो जाए या नेटवर्क इशू हो, तो मुझे चैट बॉक्स के थ्रू प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके, चलो, तो ये हमारी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये रजिस्टर एरे, और ये कंट्रोल यूनिट का हमारा डिस्क्रिप्शन। ओके ओके, अब देखते हैं प्रोग्रामेबल डिवाइस। हमारे माइक्रो प्रोसेसर को हम प्रोग्रामेबल डिवाइस बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि आप अपना सिस्टम पे कोई सॉफ्टवेयर रन करते हैं, मोबाइल पे कोई एप्लीकेशन रन करते हैं, तो आप उसको टच करते हो और वो ओपन हो जाता है, तो आपको पीछे इंटरमीडिएट स्टेप्स दिखे नहीं, बट उसमें कोई ना कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ होगा, डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑपरेशन हुए होंगे, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपका फाइनली वो ऐप ओपन हुआ, राइट। और अलग अलग एप्लीकेशन
अलग अलग काम करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा कोई भी प्रोग्रामेबल डिवाइस सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं करता, आप कौन से इंस्ट्रक्शन सेट को एग्जीक्यूट करा रहे हो उसके बेसिस पे वो अलग अलग काम कर सकता है। जैसे हर एप्लीकेशन, आपके फोन का हर एप्लीकेशन एक अलग प्रोग्राम है और हर एप्लीकेशन अलग काम करता है। तो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि आप कैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर आपकी डिफर करती हैं तो आपका जो ऑपरेशन परफॉर्म है वो भी डिफरेंट होता है, राइट। तो यही चीज यहाँ लिखी है कि हर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है डिपेंडिंग ऑन आपके प्रोग्राम में क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और उन इंस्ट्रक्शंस का क्या सीक्वेंस है। ओके ओके। अब हम क्या करते हैं, अगर हमको अपने किसी प्रोग्राम में चेंज लाना है तो आप माइक्रो प्रोसेसर के उस इंस्ट्रक्शन सेट में चेंज कर दीजिए या डेटा वैल्यूज एंटर कर दीजिए, आपके उस डिवाइस में चेंज आ जाएगा। ठीक। अब इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, तो हमारे हर माइक्रो प्रोसेसर को कुछ ना कुछ एक डिफाइंड पैटर्न ऑफ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कराया जाता है, ठीक है, या स्पेसिफिक कोड्स लिखे जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस। और जब इन सारे इंस्ट्रक्शंस को हम कंबाइनली देख रहे होते हैं तो हम इनको क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट। इन इंस्ट्रक्शन सेट्स की बेसिस पर ही आप ये डिफाइन कर सकते हो कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। एंड लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, ये इंस्ट्रक्शन सेट डेवलपर जो माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप करे, लाइक इंटेल का है या मोटोरोला का है या मतलब जिसका भी माइक्रो प्रोसेसर है, आप आर्म वाले पढ़ रहे हैं या आर्म माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं, जो भी माइक्रो प्रोसेसर आप पढ़ रहे हैं उसका डेवलपर उसके बनने के टाइम उसके जितने इंस्ट्रक्शंस डिफाइन कर देगा उतने ही इंस्ट्रक्शंस और उतने ही ऑपरेशंस वो माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म कर सकता है, राइट। तो इससे हमें एक और चीज पता चली क्या, कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर की जो लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज हो या उसका जो इंस्ट्रक्शन सेट हो, वो क्या होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है। ओके, इट इज मशीन डिपेंडेंट, यानी इट इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर। ओके, so now the question arises, what is machine language? ये हमने कह तो दिया कि मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज जिसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे माइक्रो प्रोसेसर की, इट इज मशीन स्पेसिफिक। बट मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है, हमारे सिंबॉलिक कोड्स होते हैं जिनको हम निमोनिक्स बोलते हैं, और ये सिंबॉलिक कोड्स क्या होती है, हमारी इंस्ट्रक्शन, राइट। ये इंस्ट्रक्शंस हमें क्या बताती है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या ऑपरेशन करेगा। ओके, तो हमारी जो मशीन लैंग्वेज हुई और उससे जो जुड़ी हुई असेंबली लैंग्वेज होती है वो क्या है, कंप्लीटली मशीन डिपेंडेंट। मैंने अभी आपको क्या बताया, 8085 की प्रोग्रामिंग जब आप करोगे तो वो किस लैंग्वेज में करोगे, असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज कैसी होगी, मीडियम लेवल लैंग्वेज, यानी कि ना हाई होगी और ना बाइनरी होगी, इंग्लिश लाइक होगी। जैसे यहाँ नीचे देखो लास्ट लाइन में एग्जाम्पल है इसका, LDA2500H। तो जब हम इंस्ट्रक्शन सेट्स पढ़ेंगे यूनिट 2 में, अभी मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगी, बट ये इंग्लिश लाइक है, राइट। इसमें आपने 00111111 ऐसे करके कुछ नहीं लिख दिया कि आप ही को ना समझ में आए, बट हाँ आपने असेंबली लैंग्वेज में लिखा। अब असेंबलर इसको बाइनरी पैटर्न्स में कन्वर्ट करेगा, यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। हर इंस्ट्रक्शन का अपना एक स्पेसिफिक कोड होता है जो कि प्रोग्रामर ऑलरेडी माइक्रो प्रोसेसर में फीड करता है जब वो उस माइक्रो प्रोसेसर को डिजाइन कर रहा होता है। ओके, और ये काम कैसे होगा, असेंबलर करेगा, नहीं तो आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह से आप अपने किसी भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो आप मैनुअली करो विच इज वेरी टीडियस। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, असेंबलर्स को यूज करते हैं। असेंबलर क्या करता है, आपके असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। हर एक असेंबली लैंग्वेज अलग माइक्रो प्रोसेसर के लिए अलग होगी और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मशीन लैंग्वेज भी अलग होगी, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं हमारा माइक्रो प्रोसेसर किसी भी इंस्ट्रक्शन को कैसे समझता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है, राइट। तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। ओके, पहला स्टेप क्या होगा, आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है आपके इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। कहाँ से फेच करेगा, मेमोरी से, क्योंकि आपने जो प्रोग्राम लिखा होगा वो कहाँ लिखा होगा, मेमोरी में ही तो लिखा होगा, राइट। फिर क्या करेगा आपका माइक्रो प्रोसेसर, उसको डिकोड करेगा। डिकोड कैसे करेगा, मैंने अभी आपको बताया, जैसे मान लीजिए ये LDA2500H लिखा है, इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, लोड एक्यूमुलेटर।
एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर होता है, आप वहां पे एक वैल्यू को लोड कर दीजिए या सेव कर दीजिए। कौन सी वैल्यू को? 2500H। ये क्या है? मेमोरी लोकेशन। अभी हम आगे देखेंगे जब मेमोरी और एड्रेसेस, तब हम इसको बेटर समझ पाएंगे, बट क्योंकि अभी यहाँ इंस्ट्रक्शंस पढ़ाने थे इसलिए मैं इसको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दे रही हूँ यहाँ पे। तो इस इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब हुआ? 2500H इज फॉर हेक्साडेसिमल। तो 2500H मेमोरी एड्रेस पे जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उस वैल्यू को आप एक्यूमुलेटर में लोड कर दीजिए, यानी उस वैल्यू को यहाँ से यहाँ 2500H मेमोरी एड्रेस से उठा के एक्यूमुलेटर में शिफ्ट कर दीजिए। इसको ऐसे समझो कि मान लो कि मुझे किसी को इंदिरा नगर से कॉलेज लाना है, ठीक है, तो मैंने बता दिया अपने ड्राइवर को कि आप उसको इंदिरा नगर से लाके कॉलेज पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो 2500H हो गया इंदिरा नगर वाली लोकेशन, यानी सोर्स लोकेशन। एक्यूमुलेटर, ये ए जो है ये हो गई मेरी डेस्टिनेशन लोकेशन, और लोड का मतलब मैंने बता दिया कि आपको इस सोर्स से यानी 2500H एड्रेस से एक्यूमुलेटर यानी डेस्टिनेशन पे वैल्यू को कॉपी करना है, ठीक है। तो इन सारी इंस्ट्रक्शन को पूरा करने में कितने, एक सेकंड जस्ट चैट में अटेंडेंस बाद में दे दीजिएगा तरुण, पहले लेक्चर अटेंड करिए, ओके। हाँ, तो तो इनको आपको एग्जीक्यूट करने में कंप्लीटली इस पूरी इंस्ट्रक्शन को 3 स्टेप्स लगे। पहले तो माइक्रो प्रोसेसर ने इस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच किया, फिर इसको डिकोड किया समझने के लिए कि LDA 2500H का मतलब क्या होता है बाइनरी में, ओके। एंड देन उसके बाद फिर इसमें एग्जीक्यूट किया, यानी एग्जीक्यूशन में क्या किया होगा, 2500H पे जो वैल्यू होगी वो एक्यूमुलेटर में आ गई होगी, राइट, ओके। अब इस इंस्ट्रक्शन में आपको 2 पार्ट्स दिख रहे होंगे, क्या क्या? एक LDA और एक 2500H, राइट। तो मतलब क्या हुआ, क्या 2 पार्ट्स हुए? LDA मतलब ऑपरेशन क्या होना है, क्या टास्क परफॉर्म होना है, वो ये फर्स्ट पार्ट है, और किस पे होना है वो सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर में 8085 या 8086 में हर इंस्ट्रक्शन के 2 पार्ट्स होंगे। क्या क्या? पहला पार्ट जो होगा हमारा ऑप कोड। ऑप कोड क्या? ऑपरेशन कोड या ऑप कोड, जो ये बताएगा कि क्या टास्क होना है। एंड जो सेकेंड पार्ट होगा वो क्या होगा? ऑपरेंड। क्या होगा? ऑपरेंड, मतलब इसके ऊपर, यानी ये डेटा है जिसके ऊपर ऑपरेशन होना। फिर से समझो, हमारे 8085 या 8086 के इंस्ट्रक्शन सेट में या इंस्ट्रक्शंस में 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट हमेशा क्या होगा? ऑप कोड। दूसरा पार्ट क्या होगा? ऑपरेंड। ऑप कोड ये बताएगा कि क्या काम होना है, क्या टास्क होना है, और ऑपरेंड वो डेटा होगा जिसके ऊपर टास्क परफॉर्म होना है, राइट, ओके। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करूं। Does anyone have any doubt till here? Okay, okay, let's proceed. Okay, okay, okay. Now, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आपस में सारे डिवाइसेस से कम्युनिकेट करेगा, बात करेगा, सब काम करेगा, कैसे करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम का बस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ओके। तो ये लेफ्ट कंपोनेंट मैंने तुम लोगों को अभी बताया क्या है, ALU रजिस्टर एरे कंट्रोल यूनिट वाला। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? CPU यानी माइक्रो प्रोसेसर, राइट। नीचे क्या दिया हुआ है? मेमोरी, रोम और रैम। मतलब क्या हो गई? ये तुम्हारी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी हो गई, ठीक है। रोम जो है तुम्हारी, जिसमें तुम अपना क्या कर रहे होगे? प्रोग्राम वगैरह स्टोर कर रहे होगे। फिर क्या हो गया तुम्हारा? इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक। तो ये 3 तुम्हारे अलग अलग पार्ट्स हो गए। एक तुम्हारा प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, एक तुम्हारे इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी पेरिफेरल्स हो गए, और एक तुम्हारी मेमोरी हो गई। अब ये सब आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे और आपस में कैसे कम्युनिकेशन करेंगे? इनको आपस में भी तो कोई कनेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे पिक्चर में आता है हमारी सिस्टम बस। बस, ओके। बस का क्या मतलब हुआ? आपकी वायर्स या इलेक्ट्रिकल पाथवेज जो कि इन सारे कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगी। फिर से समझो, बस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वायर्स या इलेक्ट्रिकल पाथवेज
जो कि हमारे इन सारे कंपोनेंट्स को यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हमारे प्रोसेसिंग यूनिट से कनेक्ट करेगी और मेमोरी को हमारी प्रोसेसिंग यूनिट से कनेक्ट करेगी। या आपको और भी कोई एडिशनल डिवाइस लगाना होगा तो उनको हमारी प्रोसेसिंग यूनिट से कनेक्ट करेगी कौन, हमारी सिस्टम बस। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारी बसेस कितने टाइप की होती हैं। तो हमारी बसेस 3 टाइप की होती है, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन ही मेनली 3 टाइप का होगा। आप खुद सोचिए, आपको इन तीनों कंपोनेंट्स के बीच में क्या क्या सेंड कर सकते हो। डेटा सेंड कर सकते हो, राइट, जो भी आपको इनपुट देना है या तो वो आएगा इनपुट डिवाइसेस से या जो रिजल्ट होगा वो आउटपुट डिवाइसेस पे जाएगा। एड्रेस सेंड कर सकते हो। एड्रेस किस चीज का, कि आप जो इनपुट डेटा भेज रहे हो वो रजिस्टर में या मेमोरी में किस एड्रेस पे जाके स्टोर हो, और जो आपको आउटपुट डिस्प्ले कराना है वो भी तो कहीं स्टोर करोगे, तो वो मतलब किस लोकेशन पे जाके स्टोर हो। तो यानी आप या तो डेटा बताओगे सेंड या रिसीव वाला, लोकेशन बताओगे उस डेटा की, या कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स भेजोगे। तो ये 3 सिग्नल्स कैरी करने होंगे हमारी बसेस को, क्योंकि इन तीनों पार्ट्स में आपस में 3 ही चीजों का कम्युनिकेशन होना होता है। इसीलिए 3 टाइप की बसेस होती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। ओके, अब देखते हैं हमारी जो एड्रेस बस होती है, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, वो क्या करेगी, ये आइडेंटिफाई करेगी कि हमारा पेरिफेरल डिवाइस या मेमोरी की लोकेशन क्या है, जहां से कम्युनिकेशन हमें स्टैब्लिश करना है। पेरिफेरल डिवाइस कल भी बताया था, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं माइक्रो प्रोसेसर से, उनको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस, राइट। तो एड्रेस बस क्या करती है, या तो हमें पेरिफेरल डिवाइसेस का एड्रेस बताएगी या फिर मेमोरी लोकेशन का, ठीक है। क्योंकि आपका एड्रेस हमेशा आपको मेमोरी से मिलेगा, तो ये हमेशा क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल, राइट। अब बात आती है कि हमारी एड्रेस बस का साइज क्या होता है, राइट। आप कितनी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हो, या आपके 8085 में कितनी मेमोरी लोकेशन हो सकती है। तो क्योंकि ये एक बाइनरी पैटर्न फॉलो कर रहा होता है, तो उस वजह से आप 2 की पावर में हमेशा जितनी आप लाइन या मैक्सिमम कैपेसिटी रखोगे एड्रेस बस की, उतनी मेमोरी लोकेशन को आप एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आप 8085 की बात करें तो उसमें 16 बिट कैपेसिटी होती है एड्रेस बस की, ठीक है। बताया था मैंने आपको कि डेवलपर डिसाइड करेगा कि उसको कितने बिट का कोई भी चीज डिजाइन करनी है। तो 8085 के मैन्युफैक्चरर ने ये डिसाइड किया कि वो 16 बिट का कॉम्बिनेशन अलाउ करेगा एड्रेस बस के लिए। तो यानी 2 टू द पावर 16 यानी 64K की मेमोरी इज अलाउड फॉर 8085, राइट। कोई और डिवाइस होगा, अगर 32 बिट की उसकी एड्रेस कैपेसिटी होगी, एड्रेस लाइन होगी, तो वो 2 टू द पावर 32 मेमोरी मैप को एक्सेस कर सकता है, यानी उतनी मेमोरी लोकेशन उसमें एक्सेस करेंगी, राइट। तो जैसे जैसे डिवाइसेस बढ़ते जाते हैं, ज्यादा एडवांस होते जाते हैं, उनकी एड्रेस लाइन का साइज बढ़ता जाता है और उनकी मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। ये जो हम 1 गीगाबाइट, 2 गीगाबाइट, 2 टेराबाइट पढ़ते हैं, वो मेमोरी कैपेसिटी इसी तरह से इंक्रीज की जाती है। आप किसी भी माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर की डेटा बस और एड्रेस बस के साइज को इंक्रीज कर दो, राइट। अब जब आप उसके एड्रेस बस के साइज को इंक्रीज कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया उसके मेमोरी की कैपेसिटी है, उसका मेमोरी मैप इंक्रीज कर रहा है। और डेटा बस की साइज को अगर आप इंक्रीज करोगे, तो उससे क्या होगा, आपके कितने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को आप मैनेज कर सकते हो, या आपके कितने पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, वो हमारी डेटा बस के साइज पे डिपेंड करता है। तो नाउ कमिंग ऑन टू डेटा बस, हमारे माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में डेटा का ट्रांसफर इनकमिंग भी हो सकता है और आउटगोइंग भी, राइट। क्योंकि अगर आप आउटपुट डिस्प्ले कराना चाहते हो तो आउटपुट होगा, राइट, तो वो आउटगोइंग होगा आपके प्रोसेसर से। तो इसलिए डेटा इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी, इसलिए डेटा बस हमेशा क्या होगी, बाय डायरेक्शनल। थर्ड बस कौन सी बताई मैंने, कंट्रोल बस, जो कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स के लिए, टाइमिंग सिग्नल्स के लिए और कंट्रोल सिग्नल्स के लिए। ओके ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम हिस्ट्री देखें माइक्रो प्रोसेसर्स की, तो हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स जब बनना स्टार्ट हुए, तो हमने क्या किया, अपने माइक्रो प्रोसेसर्स में एड्रेस बसेस, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम क्या करते हैं, हमारी बसेस का साइज कैसे डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है, हमारी मेमोरी कैपेसिटी, राइट। दूसरी चीज आप देखो, जैसे जैसे आपका एडवांसमेंट हुआ है माइक्रो प्रोसेसर्स में, आपके नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स भी इंक्रीज करते जा रहे हैं। इससे क्या पता चलता है
कि हमारा जो मूर्स लॉ है वो जब इम्प्रूव हुआ, यानी आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो आप एक सिंगल आईसी पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, जब उसका साइज इंक्रीज हुआ, जब उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हुई, तो आपके आईसीज का साइज इंप्रूव हुआ, जिसकी वजह से हमारे प्रोसेसर्स भी एडवांस करते गए, राइट। आप ये देखिए, जब इनिशियल 1970s में हमारे ये माइक्रो प्रोसेसर्स बनना शुरू हुए, तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स कितने कम थे, 2300, 3500, 6000, एंड अब देखिए आपके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स आप एक सिंगल आईसी पे ला सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, आपकी पैकेज डेंसिटी इंप्रूव हुई, राइट। आपका एक माइक्रो प्रोसेसर कॉम्पैक्टली डिजाइन हो पाया। तो उससे फायदा क्या हुआ, अब आप अपने मोबाइल फोन में भी माइक्रो प्रोसेसर कैरी करते हो, लैपटॉप में भी, मैकबुक में भी। तो जितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स आप बढ़ाते हो बट स्केल करते जाते हो उनको, तो साइज कम होता है। तो उससे क्या होता है, आपकी पैकेज डेंसिटी इंक्रीज होती है। कुछ, हाँ, कुछ इसके ट्रेड ऑफ्स होते हैं, राइट। आपका डिवाइस हीट होता है या कुछ, बट ठीक है, आप उसके बदले आपको इम्प्रूव क्लॉक स्पीड भी तो मिल रही है, राइट, प्रोसेसिंग स्पीड। ओके, तो आप देखेंगे जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इंक्रीज कर रहे हैं, आपके डिवाइस की क्लॉक स्पीड भी बढ़ रही है। अब आप देखिए, अब तो और इम्प्रूव हो जाती है। इसमें देखिए 1.4 गीगाहर्ट्ज की रेंज तक हमारी क्लॉक स्पीड आ गई है। एड्रेस बस का साइज हम देखिए लगातार इम्प्रूव करें, पहले 10 बिट था, अब हम 36 बिट तक इम्प्रूव कर सकते हैं, या 32 बिट्स तक भी। तो फिर क्या होगा, आपका मेमोरी कैसे डिसाइड होगी, 2 to the power 32 या 2 to the power 36। आप कैलकुलेट करिए कि कितनी बड़ी मेमोरी में आपको आप अलाउ कर रहे हैं एक्सेस करने के लिए, राइट। सो दिस इज हाउ एडवांसमेंट टुक प्लेस फॉर माइक्रो प्रोसेसर। डेटा बस के थ्रू आप जितने ज्यादा डेटा बिट्स होंगी, आप उतने ज्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस कर पाएंगे। देखिए, एड्रेसेबल मेमोरी का साइज यहाँ लिखा हुआ है, 2 to the power 36 के कॉरेस्पॉन्डिंग 64 गीगा बाइट्स की, ये 64 मेगाबाइट, 64 किलोबाइट्स, राइट। तो ये सारी आपकी एड्रेसेबल मेमोरी है। कैसे कैलकुलेट हुई होगी, 2 to the power दिस वैल्यू, 2 to the power 10, 2 to the power 16, 64 के, तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपकी ये वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। ओके, सो दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, कि पहले हमारे ट्रांजिस्टर्स के नंबर कम होते थे, क्लॉक स्पीड कम होती थी, हमारी एड्रेस बस का साइज कम होता था, हम डेटा कम साइज का एक्सेस कर सकते थे। ये 4 बिट डेटा, 8 बिट डेटा, 16 बिट डेटा का क्या मतलब है, एक बार में आपका माइक्रो प्रोसेसर कितने डेटा बिट्स को हैंडल कर सकता है। 4 बिट्स का क्या मतलब होगा, वो 0000 से लेके 11111 तक के कॉम्बिनेशन को एक्सेस कर सकता है, उससे बड़े डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट। तो इस तरह से हम डेटा साइज को भी इम्प्रूव करें कि आप एक बार में 64 बिट को एक्सेस कर पाओ, या कुछ जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कोई भी इमेज स्टोर करना चाहते हैं या वीडियो स्टोर कराना चाहते हैं, कुछ भी स्टोर कराना चाहते हैं, तो वो स्टोर कैसे होता है, वो डेटा बाइनरी फॉर्म में। तो आप अगर 64 बिट डेटा देखोगे तो एक बार में 64 0 और 1 के कॉम्बिनेशन ले पा रहे होगा, है ना। तो अगर हम कोई बड़ी फाइल भेज रहे हो, जैसे मान लो आप कोई एचडी क्वालिटी की इमेज सेव कराना चाह रहे हो, तो अगर आप एक बार में 64 बिट डेटा प्रोसेस कर रहे हो, तो वो फास्ट, आपका एक पेंटियम 4 जो है, या अगर आप इंटेल पेंटियम 5 या 7 भी यूज करते हो कुछ लोग अगर, तो अगर उनकी कैपेसिटी डेटा बस की इससे बेटर है, तो वो फास्टर डेटा को प्रोसेस करेगा ना, क्योंकि वो एक बार में ज्यादा बिट्स को स्टोर कर पा रहा होगा या प्रोसेस कर पा रहा होगा। तो इसलिए डेटा बस जितनी बड़ी होगी उतना डेटा बिट्स एक बार में हैंडल हो पाएंगे, और वो डिवाइस उतना फास्ट आपकी स्टोरेज या आपके डेटा को हैंडल करेगा, ठीक है। ये चीज, अच्छा फिर से भी याद दिला रही हूँ मैं, हमारी मेमोरी किससे डिसाइड होती है, एड्रेस बस से, 2 to the power, और डिवाइसेस कितने एक्सेस हो सकते हैं, इनपुट आउटपुट, वो आपके डेटा बस से डिसाइड होते हैं। इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। आपकी एड्रेसेबल मेमोरी कितनी है, 2 to the power दिस। आपकी डेटा बसेस क्या डिसाइड करती हैं, आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कितने कनेक्ट हो सकते हैं एट दैट टाइम। ओके ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, वन मोर थिंग क्लास, अगर ये मीटिंग एब्रप्टली जब एंड हो जाएगी, काइंडली रीजॉइन द क्लास। ओके, ये मैंने कल भी बताया था, बट कल क्योंकि स्टूडेंट्स कम थे, आज मुझे 23 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, तो प्लीज रीजॉइन कर लीजिएगा जैसे ही मीटिंग एंड है। ओके, अब हम देखते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स को क्लासीफाई कैसे किया जा सकता है। अभी हमने उनका एवोल्यूशन देखा, अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो आप अलग अलग बुक्स देखोगे, अलग अलग सोर्सेज देखोगे, उसमें आपको अलग अलग पैरामीटर्स मिलेंगे। मैंने मेनली 3 पैरामीटर्स लिए हैं।
तो हमारे डेटा साइज के बेसिस पे, अब यहाँ आपका हो गया, आप एड्रेस बस के बेसिस पे भी कर सकते हो, तो इसीलिए मैंने लिखा बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन। अब वो स्पेसिफिकेशन कुछ भी हो सकती है, आप अगर क्लॉक स्पीड के बेसिस पे करना चाहो, पीछे मैंने आपको टेबल दी है, आप चाहो तो एड्रेस बस के साइज के हिसाब से भी कर सकते हो, एज यू विश। मैंने यहाँ डेटा साइज के हिसाब से किया। तो अगर आप यहाँ स्पेसिफिकेशन एड्रेस बस का साइज चूज करोगे तो जस्ट राइट द डेटा अकॉर्डिंग टू दैट. So the first classification is based on specification like data size. So it is 4-bit, 8-bit, 16-bit, 32-bit, and so on, right? Based on application. So now, as पहली स्लाइड क्या थी हमारी, हमारा माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पज डिवाइस है ना? तो हम एप्लीकेशन के बेसिस पे ही तो उसको डिजाइन कर रहे हैं। तो हमारे माइक्रो प्रोसेसर पहले तो क्या हो सकते हैं, जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर, यानी आप उनको कोई भी जनरल काम कराने के लिए करा सकते हो। ओके, माइक्रो कंट्रोलर्स। आपके माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं, जब हम माइक्रो प्रोसेसर के साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, वॉचडॉग टाइमर्स और ऐसे एडिशनल कंपोनेंट्स को भी एक आईसी पे इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, तो वो एक इम्प्रूव्ड वर्जन क्या हो जाता है, एक माइक्रो कंट्रोलर। ओके, रियल टाइम सिस्टम्स के लिए जब हम डिजाइन करते हैं, तो अगर आप माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, वॉचडॉग टाइमर्स और ऐसे एडिशनल कंपोनेंट्स लगा देते हो, तो आप उसका किसी न किसी एप्लीकेशन के लिए तो इम्प्रूवमेंट कर रहे होगे, तो वो क्या हो जाता है, आपका एक माइक्रो कंट्रोलर। कुछ प्रोसेसर्स होते हैं जो स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, ठीक है, जैसे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह के लिए। ओके, आपको अगर बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना है तो मैनुअली दैट इज नॉट पॉसिबल, तो वो जो जैसे आपके एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस होते हैं, जो स्पेस से रिलेटेड कैलकुलेशंस होते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डू दैम मैनुअली, राइट? तो ऐसे स्पेसिफिक कामों के लिए अगर हम कुछ डिजाइन करते हैं प्रोसेसर्स, तो हम उनको क्या कहते हैं, स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स, लाइक डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स, एसिक्स, एप्लीकेशन स्पेसिफिक आईसीज। ओके, तो ऐसे अलग अलग पर्पसेस के लिए जब किसी स्पेसिफिक काम के लिए कोई माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन किया जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर। ओके, बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर, अगर हम आर्किटेक्चर के बेसिस पे बात करें, तो हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, RISC and SIC. RISC is reduced instruction set computers and CISC is complex instruction set computers. ये मैं आपको आगे जब ये यूनिट एंड होने वाली होगी, नहीं तो किसी ट्यूटोरियल क्लास में अलग से डिटेल में बताऊंगी, बिकॉज इट इज द बेसिक एंड यू शुड नो। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है तो हम लोग पढ़ लेंगे अलग से, दोनों के डायग्राम्स मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो मूविंग ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, या नाउ हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर में हम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराएंगे, तो वो 3 स्टेप्स में होगा कि पहले उसको फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, और हमारे हर इंस्ट्रक्शन में जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऑपकोड होता है, एक ऑपरेंड होता है, राइट? तो हम इस मेथड, पूरे मेथड को हम बोलते क्या हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेसिंग मोड्स। क्या बोलते हैं इस पूरी प्रोसेस को, एड्रेसिंग मोड। यानी किसी भी ऑपरेशन को अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर में परफॉर्म कराना है, ठीक है, तो उसमें प्रोग्रामर को क्या 3 बातें बतानी पड़ेंगी। पहली बात तो आप माइक्रो प्रोसेसर को बताओगे कि भाई आपको करना क्या है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ट्रैफिक सिग्नल पे जो प्रोसेसर लगा है उसको रेड लाइट करनी है, ग्रीन लाइट करनी है, कितनी देर के लिए रेड लाइट को ऑन रखना है, कितनी देर के लिए ग्रीन लाइट को ऑन रखना है, कितनी देर के लिए येलो लाइट को ऑन रखना है। तो ये सारी चीजें बताओगे ना आप एज अ प्रोग्रामर माइक्रो प्रोसेसर को कि उसको एक्चुअली करना क्या है। तो सबसे पहले जब कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हो तो सबसे पहले क्या बताओगे कि काम क्या करना है, ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, राइट? दूसरी चीज क्या बताओगे, जो डेटा इनपुट देना है, जो सोर्स ऑफ डेटा है, वो कहाँ से देना है। ठीक है, आपने वो सोर्स ऑफ डेटा कहीं मेमोरी में स्टोर कर दिया, अब माइक्रो प्रोसेसर को तो बताओगे ना कि कहाँ पे स्टोर किया है, इनपुट डिवाइस से एंटर किया तो वो मेमोरी में कहाँ गया, माइक्रो प्रोसेसर को सोर्स ऑफ डेटा का एड्रेस बताओगे, राइट? तीसरी चीज क्या बताओगे, भाई उसने ऑपरेशन कर दिया, अब वो उस रिजल्ट को कहीं स्टोर करेगा ना, तो कहाँ स्टोर करेगा, तो तीसरी चीज क्या बताओगे, डेस्टिनेशन का एड्रेस। क्लास कभी भी एंड हो जाएगी तो मैं मीटिंग रीस्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग फिर से ज्वाइन करिएगा। ओके, काइंडली रीजॉइन, आई एम एंडिंग द